दोस्तों, पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा जब अपना बजट वर्ष 2022 के लिए प्रस्तुत किया गया तो उसमें जो उर्वरक हैं, खाद हैं, उनकी सब्सिडी को बहुत कम कर दिया गया। और इस सब्सिडी को कम होने की वजह से पूरे कृषि जगत में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है, क्योंकि जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था है 2.7 ट्रिलियन की, इसमें खेती से लगभग 17% हिस्सा आता है। और भारत की जो कुल काम करने वाली जनसंख्या है उसका लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खेती पर आधारित होती है। ऐसे में केंद्र सरकार हमेशा कोशिश कर रही है कि खाद के ऊपर सब्सिडी को निरंतर कम किया जाए। और पिछले सालों में 2020-21 में जब सब्सिडी 127,000 करोड़ रुपए की थी, उसको घटाकर 80,000 करोड़ रुपए कर दिया था। पर जैसे खाद का संकट उत्पन्न हुआ तो भारत ने फिर 140,000 करोड़ रुपए उसको किया और मौजूदा बजट में 25% कम करके 105,000 करोड़ रुपए किया है। इससे जो खाद निर्माता कंपनियां हैं, खाद का आयात करने वाली कंपनियां हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके बीच में एक भाव को लेके भारी अनिश्चितता हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद बनाने वाले इनपुट हैं उनकी कीमतें निरंतर पिछले 12 महीने में बढ़ गई हैं। इनमें कीमतें बढ़ने की वजह से भारत सरकार ने यहाँ यूरिया और डीएपी और एनपीके जैसे उत्पादों पर कीमतें नहीं बढ़ने दी। इससे एक मिसमैच बन गया है और इसकी वजह से कंपनियों में ये अनिश्चितता है कि वो कौन से प्रोडक्ट का उत्पाद तैयार करें, किस भाव पर उसको बेचें। क्योंकि आज भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार खाद का जो व्यापार करते हैं वो 2,30,000 व्यापारी हैं जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जुड़े हुए हैं। इन तक अपनी बात पहुंचाना, और जो कंपनियां हैं जो खाद बनाती हैं, इसमें दो तरह की कंपनियां हैं। एक भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर के कंपनियां हैं और दूसरे इसमें प्राइवेट कंपनियां हैं। दोनों कंपनियां इस तरह के खाद का उत्पादन करती हैं। तो इनके बीच में समन्वय लाने के लिए फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री हमेशा काम करती है। विदेशों में ख़ासतौर से रूस और चीन, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा खाद आयात करते थे, उनने भी खाद अपने देश में उपलब्ध कराने के लिए निर्यात करने पर रोक लगाई हुई है और अब वो उतना मटेरियल निर्यात नहीं कर रहे हैं। खेती एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ किसान को इनपुट खरीदते समय भी पुलिस की लाठियाँ खाना पड़ती हैं और जब वो बेचने में मंडी में आता है तो फिर कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस की लाठियाँ किसानों को खाना पड़ती हैं। और ये पूरा खेल इसलिए बना हुआ है कि भारत सरकार सब्सिडी देके ऐसे प्रोडक्ट को बहुत सस्ते कीमत पर बेचने की कोशिश कर रही है जो उसमें उपलब्ध नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूरिया नीम कोटेड की, तो उसका जो वर्तमान में भाव है वो 5,922 रुपये प्रति टन का है। और इस पर जो घरेलू उत्पादक कंपनियां हैं उनको 17,000 रुपये टन और जो निर्यात करते हैं उनको 23,000 रुपये टन की सब्सिडी मिल रही है। भारत में लगभग जो टोटल यूरिया की खपत होती है
जो 35 मिलियन टन होती है, इसका हम 30% आयात करते हैं और 70% उत्पादन हमारे देश में ही होता है। इसी तरह डीएपी और एसएसपी जैसे प्रोडक्ट का हम 90% या तो कच्चा माल या तैयार माल आयात करते हैं और 100% पोटास हम आयात करते हैं। तो इस पे भी अलग अलग सब्सिडी निर्धारित की गई है। डीएपी की खपत हमारे देश में लगभग 12 मिलियन टन है और इस पे भी जो सब्सिडी है, इसके अलावा भारत सरकार एनपीके बहुत सारे जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको मिलाकर जो खाद बन रहा है अलग अलग प्रोपोर्शन में, जैसे 12-32-16, 10-26-26 आदि, इस पर भी सब्सिडी देती है। तो भारत सरकार डीएपी के ऊपर 10,231 रुपये, पोटास के लिए 6,070 रुपये और एनपीके पे 8,380 रुपये प्रति टन की सब्सिडी देती है। पर इसका जो मैक्सिमम बेचने का प्राइस है वो भारत सरकार तय नहीं करती है, वो कंपनियां ही तय करती हैं। इसीलिए जो डीएपी का प्राइस है वो 24,000 रुपये टन, जो आपका पोटास है उसका 17,500 रुपये टन और जो अलग अलग एनपीके हैं उनका एवरेज 23,500 रुपये प्रति टन का मूल्य अभी चल रहा है। इस तरह से जो सब्सिडी देके हम कम मूल्य पर जब सामान बेचते हैं तो निश्चित ही उसका डाइवर्सन दूसरी तरफ हो जाता है और जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ हैं या जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा जो यूरिया और डीएपी है वो स्मगल होता है। ख़ासतौर से यूरिया सबसे ज़्यादा डाइवर्ट होता है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 2018 से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम शुरू की और जो कंपनियों को पहले उत्पादन पर सब्सिडी मिलती थी, अब वो किसान को बेचने पर जब वो पॉस मशीन के ऊपर अपना आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करता है तभी सब्सिडी मिलती है। इससे भी सब्सिडी मिलने में कंपनियों को भारी दिक्कत होती है और उनकी पूंजी, जो कार्यकारी पूंजी है, वो अनावश्यक रूप से फंसी रहती है। तो डीबीटी में हम देखेंगे कि अभी भारत सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि कोई किसान कितने बार खाद खरीद सकता है या कितनी मात्रा तक खाद खरीद सकता है। सामान्यतः एक किसान को एक बार में 100 बोरी यूरिया तक वो ले सकता है, लेकिन कितनी बार खरीदेगा इस पर अभी रोक न होने की वजह से किसानों के नाम पर डीबीटी में भी बहुत सारा यूरिया चढ़ा दिया जा रहा है और जिसका डाइवर्सन दूसरे नॉन एग्रीकल्चर यूसेज के लिए हो रहा है। इसी को लेके भारत सरकार में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और एक विचार ये है कि अगर हम 1 एकड़ के ऊपर जो किसान उपयोग कर रहा है उसकी मात्रा निर्धारित कर दें और उसकी सब्सिडी निर्धारित कर दें तो किसान को हम सीधे सब्सिडी दे सकते हैं। एक मोटा जो हिसाब बनाया गया है कि लगभग जब हम सिंचित क्षेत्र में गेहूं या धान उगाते हैं तो 45 किलोग्राम की 3 बोरी यूरिया हम यूज़ करते हैं, 50 किलोग्राम का एक बैग डीएपी का यूज़ करते हैं और 25 किलोग्राम एमओपी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह कुल 100 बोरे में 20 एकड़ की किसानी औसत रूप से पूरी हो सकती है और इस पर अगर हम सब्सिडी देते हैं तो मौजूदा दर से 2,437 रुपये का खर्च आता है। यूरिया, डीएपी और एमओपी पे जो सब्सिडी हमने रखी हुई है।
तो अगर हम ये व्यवस्था लागू करते हैं तो किसान को एक निश्चित मात्रा में ही खाद मिलेगा और उससे अधिक अगर उन्हें खरीदना होगा तो उसके ऊपर कोई भी सब्सिडी नहीं होगी। दूसरा विचार भारत सरकार ये भी कर रही है कि जो यूरिया है उसको भारत यूरिया के ब्रांड में ही बेचा जाए। अभी अलग अलग कंपनियां जो यूरिया बनाती हैं वो कंपनी अपने नाम से या अपने ब्रांड के नाम से ही मार्केट में बेचती है। तो भारत सरकार ये विचार कर रही है कि यदि भारत ब्रांड के नाम से हम यूरिया बना के संपूर्ण देश में देते हैं, दूसरे कि जिस राज्य में यूरिया बनाने का संयंत्र है कोशिश की जाए कि उसी राज्य में या उसके आसपास के राज्यों में ही वहाँ से यूरिया भेजा जाए, जिससे जो भेजने की सब्सिडी है उस पर भी नियंत्रण हो सके। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि एक राज्य में यूरिया उत्पादित होता है और उसको दूरस्थ राज्य में भेजने के लिए एलोकेशन जारी किया जाता है। इस पर भी भारत सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च अनावश्यक रूप से करना पड़ता है। तो शायद 1 अप्रैल से इस तरह की कोई एक व्यवस्था जल्दी ही लागू होने की उम्मीद है। पर इस बीच जो खरीफ की तैयारी है, जो सामान्यतः अप्रैल मई जून 3 महीने में की जाती है, अगर उसके पहले ये व्यवस्था लागू नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे खरीफ में खाद वितरण में होगी। हम भारत सरकार की रिपोर्ट के हवाले से ये जानते हैं कि देश के लगभग हमारे देश में कुल 292 ज़िले ऐसे हैं जो कुल खाद की खपत का 85% खाद का उपयोग कर रहे हैं। मतलब 42% ज़िलों में 85% खाद का उपयोग हो रहा है और बाकी खाद का उपयोग दूसरे राज्यों में, बचे हुए राज्यों में 15% का उपयोग हो रहा है। इससे एक इम्बैलेंस भी बन गया है और वहाँ की मिट्टी जहाँ खाद का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है वहाँ भी मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अधिक तक प्रभावित हो रही है और इससे उत्पादकता भी घट रही है। देखिए, सब्सिडी जब हम देते हैं, भारत सरकार जब भी सब्सिडी देती है तो भारत सरकार ये सब्सिडी उपभोक्ताओं से ही वसूल करती है। और अभी जो सब्सिडी वसूलने का सबसे बड़ा वो डीजल के ऊपर है। आप देखेंगे कि डीजल के ऊपर लगभग 43 रुपये का अधिभार है जो सब्सिडी के लिए प्रति लीटर लिया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डीजल का उपयोग किसान या खेती से जुड़े व्यापारी ही कर रहे हैं, तो उनसे ये अधिक मूल्य के रूप में वसूला जा रहा है। और आज डीजल कई जगह 70 से 72 रुपये लीटर से ऊपर भी कई जिलों में बिक रहा है। इसी तरह भारत सरकार जो जीएसटी है, जीएसटी सभी एग्रीकल्चर इनपुट पर लगता है, जिसमें ये ज़्यादातर में 12% और 18% के ब्रैकेट में इनपुट आते हैं। इवन खाद पर भी 5% जीएसटी भारत सरकार वसूलती है और इस तरह वो सब्सिडी का पैसा वसूलने की कोशिश कर रही है। चूँकि किसानों को ये समझ होना चाहिए कि उनको ये मटेरियल सब्सिडी पे मिल रहा है, इसीलिए उनको दूसरी इंडस्ट्री के तरह इनपुट पर क्रेडिट नहीं मिलता है। नहीं तो जीएसटी में ये व्यवस्था है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी भी तरह का इनपुट खरीद रही है और उस इनपुट पे एक बार जीएसटी चुका दिया गया है तो उनको उसका क्रेडिट रिटर्न मिलता है, पर ये कृषि के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। तो क्योंकि खेती को हम इंडस्ट्री नहीं मानते हैं और खेती में हम ये मानते हैं कि जो इनपुट है, जैसे बिजली है, उर्वरक हैं, मशीन उपकरण है, इन पर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। तो अगर इस दोनों का आप हिसाब लगाएंगे तो किसानों को इनपुट ना मिलने की वजह से कई प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार जीएसटी देना पड़ रहा है। एक बार जब वो इनपुट के तौर पर मटेरियल खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं, दूसरी तरफ जब वो अपने उपभोग के लिए मटेरियल खरीदते हैं तो फिर से जीएसटी देते हैं।
तो इस तरह की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे ये जो एक तरह का मकड़ जाल बन गया है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स अपने आप को असहाय और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस पॉलिसी को बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा ताकि खेती को एक अच्छा बिजनेस माना जा सके फिर से, और हमारे युवा खेती की तरफ आकर्षित हो सकें। भारत सरकार के जो कानून है उसमें आप लाइसेंस लेके ही खाद का बिजनेस कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कंपनियों से डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिए गए हैं जिससे नए युवक काम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। लेकिन ई फसल जैसे स्टार्टअप द्वारा एक फ्रेंचाइजी का मॉडल विकसित किया गया है, तो जो युवा खाद के व्यवसाय में आगे आके काम करना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश में हमारे साथ काम कर सकते हैं। ई फसल उनको अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराती है। अधिक जानकारी के लिए आप ई फसल प्लेटफॉर्म पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।